हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा जो कि यूपीएसआई के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल क्या है जिसका 10वां और 6वां पद 27.25 और 23.25 है। देखिए आपको पता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का। और 10वां और 6वां पद दे रखा है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूले की मदद से हम पहला पद और डिफरेंस निकालेंगे पहले, उसके बाद में फिर हम इसके पदों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, तो 10वां पद दे रखा है आपको कितना, 27.25। तो एन की जगह पर कितना रख दें, 10 रख दें। एन की जगह पर 10 रख देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी10 और टी10 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27.25। ठीक है, ए की जगह पे ई रहने दीजिए, एन की जगह पे कितना रहेगा, एन की जगह पे 10 आएगा, 10 - 1 यानी कि 9 इंटू डी। डी क्या है, सार्वंतर है, ए क्या है, पहला पद है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसे ही हम 6वां पद निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 23.25। ए की जगह पे ई रहेगा और n-1 यानी 6 में से एक रहेंगे 5, यहाँ पर आ जाएगा 5 डी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण की सहायता से हम यहाँ से डी निकाल देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे तो ए से ए तो कट जाएगा और 9 डी में से 5 डी घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 डी। इसे कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 4 डी की वैल्यू 4 है, तो डी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी कितनी, 1। डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 1। डी की वैल्यू इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो देखिए कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 27.25 बराबर ए प्लस 9 इंटू 1। ये तो 9 ही जाएगा, 9 जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो तो ये चीज़ें आपको माइंड में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, लिखना नहीं है बार बार। तो देखिए 9 इधर जाएगा तो ये जाएगा 27.25 में से 9 माइनस हो जाएगा, जो कि एक ही वैल्यू के बराबर होगा। घटा दीजिए, कितना जाएगा, 18.25। पहला पद निकल के आ गया 18.25। डी है आपका 1, हमें निकालना क्या है, एस एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन कितना है, एन की वैल्यू कितनी है, 14 पदों का योगफल निकालना है। देखिए फॉर्मूला रख दीजिए, वैल्यू S14 निकालना है। तो n/2 एन की वैल्यू कितनी है, 14 बट्टे में 2। 2a होता है फॉर्मूले में, तो ए की वैल्यू कितनी है, 18.25। 2 गुणा 18.25 प्लस n-1, एन कितना है, 14 है, 14 में से घटा देंगे तो 13 इंटू डी। डी कितना है, 1। तो उसे काटिए, 7 बार कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 7। इसका 2 से गुणा कर लिया, 38.50 प्लस के 13 बराबर 7 गुणा, दोनों को जोड़ लीजिए 49.5 गुणा कर लीजिए 7 का, 7 × 5 = 35, 3 7 × 63 और 3 66 और 7 × 28 और 6 34, 346.50 आपका आंसर बनेगा। 346.50 ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरीके से करेंगे, लेकिन जब एग्जाम में करेंगे तो आपको सब चीज़ें लिखनी नहीं होती, दिमाग में ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको बताया जब घटाएंगे तो ए में से एक हट जाएगा, कितना अंतर आएगा, तो 10 और 6 का अंतर कितना रहेगा, 4 आएगा। तो 4 डी आपको यहाँ से मिल जाएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो आप ये चीज़ें शॉर्ट में कर सकते हो, जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि 153 पदों का योगफल बताइए। समांतर श्रेणी है क्योंकि 2 लगातार पदों का योगफल जो अंतर है वो क्या है, समान है। यहाँ पे अंतर दोनों के बीच का 11 है, यहाँ पे भी अंतर 11 है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n कितना है, 153 है। ठीक है, ए हमें दे रखा है 249 और डी कितना है, लगातार 2 पदों के बीच का अंतर जो होता है वही डी होता है, जो कि आपको 11 दे रखा है। वैल्यू निकाल लीजिए एस 153 की, एन 153 आ जाएगा बटे में 2 गुणा 2a 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 249। ठीक है, प्लस 153 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना है, 11। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, 153 बट्टे में 2
149 दूनी कितना होता है 498 प्लस यहाँ 152 बचेगा, 152 गुणा 11 कितना होगा, तो हाँ ये हो जाएगा 152 गुणा 11, तो 2 7 और 6 1652 आएगा। ठीक है, सॉरी 1672 आएगा। ठीक है, 1672। इसको आगे जोड़िए, 153/2 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 20 और 21 2170 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 से कटेगा आपका 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंजे 10, यानी कि 153 गुणा 1085। देखिए 153 क्या है, इसके अंकों का योग कितना है 9, 9 का मल्टीपल करेंगे तो 9 का ही मल्टीपल निकल के आएगा। तो यानी ऐसी ऑप्शन ढूंढ लीजिए, या तो इसका उसमें गुणा कर लीजिए, या फिर ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसके अंकों का योगफल कितना हो 9, क्योंकि ये 153 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 के मल्टीपल में होगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। और इसका आपस में गुणा करेंगे तब भी आपको कितना आंसर आएगा 16,005। ठीक है, 1,66,005। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है 4/7 गुणा 3/2 गुणा 3/5 गुणा 8/18 गुणा 35 प्लस में दे रखा है ये संख्या बराबर x। हमें x का मान निकालना है। देखिए ये गुणा में है तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए काट पीट कर लीजिए। इसको कैसे काटोगे, 5 से कटेगा 7 बार, 7 से ये वाला 7 खत्म, और 2 से कटेगा 2 बार। ठीक है, 3 गुणा 3 9 से कट जाएगा आपका 18 2 बार, और 2 से ये वाला 2 खत्म। इस साइड में कितना बचेगा, तो इस साइड में बचेगा आपका 8। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 7 से कटेगा ये 2 बार, 18 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 यहाँ बच जाएगा, 8 और 4 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। एक्स की वैल्यू ही पूछी थी, सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दे रखा है इस टाइप से। ठीक है, ये संख्या दे रखी है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हो, देखिए ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट आया है और नीचे 3 अंकों के बाद पॉइंट आ रहा है, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, ऊपर वाली संख्या को जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, नीचे क्या करना है कि आप नीचे वाली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हो 0.08/10 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 10 का भाग करेंगे तो 1 0 और लग जाएगा, यानी पॉइंट एक अंक और बाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी यही संख्या हमें मिल जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही इस संख्या को हम लिख सकते हैं 0.74/10 का स्क्वायर, और इस संख्या को ले सकते हैं हम 0.084/10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए समय नीचे बटे में 10 है, तो 1/10 क्या कर लेंगे, नीचे से हम कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बच जाएगा हमारा 0.08 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर 0.084 का स्क्वायर बटे में। नीचे बच जाएगा आपका 1/10 का वर्ग कॉमन ले आ जाएगा, तो यानी 1/100 कॉमन आ जाएगा, और इधर बचेगा आपका 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.74 का स्क्वायर प्लस 0.084 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों संख्या के आपस में क्या है कॉमन है, इससे ये कट जाएगा। 1/100 इसके बटे में है, 100 ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना जाएगा ऊपर 100 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा 100 बनेगा। इस चीज़ को लिखने से अच्छा तो आप यहाँ पर सोच सकते थे नीचे कितने अंक बाईं तरफ खिसका है, 1 अंक बाईं तरफ खिसका है। 1 अंक बाईं तरफ खिसकने का मतलब क्या है, 10 से भाग हुआ है, 10 से भाग हुआ है, 10 से भाग जब वर्ग में बाहर निकालेंगे तो 100 से भाग होगा, 100 से भाग होने का मतलब जब ऊपर जाएगी संख्या तो 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते थे, डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 3 विभिन्न गुणवत्ताओं वाला दूध है। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर है। ठीक है, दूसरा वाला है 644 लीटर, तीसरा वाला है 690 लीटर। अब बोला है कि समान अमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा,
यानी वो हमें बड़ा सा बर्तन चाहिए जिससे हम इसको हम बार बार खाली करेंगे। तो वो क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ क्या होगा इसका, तो इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा 23। जब 23 निकल के आएगा तो 33 लीटर एक बोतल में कितना कितना भरा जाएगा, 23 लीटर दूध भरा जाएगा। अब 23 लीटर दूध भरा जाएगा तो जो 621 लीटर दूध है, ठीक है, जो पहली गुणवत्ता का है, तो इसमें कितनी बोतलें बन जाएंगी, तो आप क्या करोगे 621 में 23 से भाग कर दीजिए। और ऐसे ही 644 जो है उसमें 23 से भाग करेंगे तो इतनी बोतलें बनेंगी, और 690 वाले में 23 से भाग करेंगे तो 33 लीटर की इतनी बोतलें बनेंगी। कुल मिला के कितनी बोतलें बन जाएंगी, तो भाग करके चेक कर लीजिए जोड़ के। 23 से भाग करेंगे 23 दूनी 46 और कितने बच्चे 16, 30 सत्ते 161 होते हैं। 27 हो जाएगा, यहाँ से 28 हो जाएगा और यहाँ से आपका 30 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 27 7 55 और 30 85। कितनी बोतलें हो जाएंगी, तो 85 बोतलें भर जाएंगी, ठीक है। कुल मिला के आपने इसका एचसीएफ निकाल लिया और जो एचसीएफ आया उतने उतने लीटर की बोतलें बनेंगी। तो 621 लीटर में कितनी बोतलें बन जाएंगी, 621/3, 644 में इतनी और 690 में इतनी, सबको जोड़ लेंगे, कुल मिला के बोतलें बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है 3 संख्याएं 15, 17 और 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। 3 संख्या दे रखी है 15, 17 और 19 के अनुपात में। फिर बोला है कि तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी का 3 गुना कितना हो जाएगा, 19 या 57, ठीक है। दूसरी संख्या के पहली और दूसरी के योग के, पहली और दूसरी के योग कितना हो जाएगा, 15, 17, 32 का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 32 और 57 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 25, जो किसके बराबर दे रखा है आपको, 625 के बराबर दे रखा है। यानी 25 यूनिट की वैल्यू 625 है, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और तीसरी के बीच का अंतर कितना है, 15 और 19 के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 25 × 4 यानी कि 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ बनाने की आवश्यकता है। इस वजह से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई 6% कम हो जाती है। क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखिए इस तरह सवाल मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, इसमें मैं आपको करा देता हूँ कैसे कराते हैं इस सवाल को। तो जब लंबाई चौड़ाई दोनों में 6% की कमी हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था x + y + xy/100। x और y की जगह क्या रखोगे आप, 6%, यानी 6 यूनिट। तो चूँकि कमी हो रही है तो x की जगह -x हो जाएगा, y की जगह -ky हो जाएगा, और प्लस की प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे -x और -x को y का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x की जगह कितना आ जाएगा, -6, y की जगह -6, प्लस का प्लस रहेगा, -6 गुणा -6/100, ठीक है। 6 और 6 कितना जाएगा, -12, और ये माइनस गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा 6×36, 36 में 100 का भाग करेंगे 0.36, घटा दीजिए कितना जाएगा, 11.64%। ये क्या हो जाएगी, आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजा अपनी बचत का 29% वृद्धाश्रम को और 30% अनाथालय को, 17% चिकित्सा सहायता में दान करता है। फिर बचत की कितनी राशि, 7200 की जो शेष राशि बचती है वो बैंक में जमा कर देता है। उसका जो वेतन है बचत का कितना परसेंट है, सॉरी उसकी जो बचत है वो वेतन का कितना परसेंट है, 50% है। तो उसकी क्या बतानी है, हमें वेतन बताना है कितना होगा। देखिए मान लेते हैं उसकी जो बचत थी शुरू में वो कितनी थी, बचत हमने मान लिया 100 यूनिट थी। इसमें से उसने कितना खर्च कर दिया, 2930, 59 और 17, 76 यूनिट उसने खर्च कर दिया। तो उसके बाद कितना बचा, तो आप कहेंगे 24 यूनिट उसके पास अभी भी बचा हुआ है। यानी उसकी जो बचत 100 यूनिट थी उसमें से 24 यूनिट अभी भी उसके पास बचा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में उसके पास कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे 7200 बचा हुआ है। तो 24 यूनिट की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 7200 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, 300 रुपये। तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी, 100 क्या था हमारी कुल बचत थी, तो ये हो जाएगी हमारी 30,000, ठीक है। यानी उसकी जो कुल बचत थी वो कितनी थी, 30,000 थी। और जो उसकी कुल बचत है वो उसके वेतन का कितने परसेंट के बराबर है, 50% के बराबर है। यानी वेतन का जो 50% है वो किसके बराबर होगा, उसकी बचत के बराबर, जो कि कितने के बराबर है, 30,000। 50 से कटेगा 2 बार, 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो वेतन है वो कितना होगा, 60,000 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जब एक भूखंड यानी प्लॉट को 26,565 में बेचा जाता है तो मालिक को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को कितने में बेचा जाना चाहिए। मान लेते हैं कि भूखंड की जो कीमत है वो कितनी 100 यूनिट है। इसको जब वो 23% की हानि पे बेचता है तो 100 का 23% कितना होगा, 100 का 23% 23 ही होगा, यानी 23 की हानि में बेचेगा, कितने बेचेगा, तो आप कहेंगे 77 में बेचेगा। ठीक है, फिर जब वो 23% लाभ पे बेचेगा तो कितने बेचेगा, 100 वाली चीज़ को जब हम 23 के लाभ पे बेचेंगे, 23% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 123 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो 23% की हानि में बेच रहा था तब 77 यूनिट में बेच रहा है, और 23% के लाभ पे बेचेगा तो 123 यूनिट में बेचेगा। तो आपको 77 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 26,565। ठीक है, 26,565 पूछा क्या, 123 यूनिट वैल्यू आपसे पूछिए, तो कैसे निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा 26,565 बटे में आ जाएगा 77 और गुणा हो जाएगा 123 का। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 11 से कट जाएगा 7 बार, 11 से कट जाएगा 11 दूनी 22, 4 बचेंगे, 11 चौक 44, 1 बचेगा, 11 कम 11 5, 7 से काटिए। ठीक है, तो 7 से कम 7, 5 बचेंगे, ये 53 तो कटेगा नहीं, ये वाला कट सकता है, 7 से काटिए, तो 7 या 21, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, यानी ये हो जाएगा आपका 343 गुणा 123। इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 2 4 3 5। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सेम तरीके से करना है। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट बताइए। जब 3 छूटें दे रखी हैं तो एकल छूट किसके बराबर होगी, ये हमें निकालनी है। देखिए ये छूटें दे रखी हैं, आपको एकल छूट बतानी है किसके बराबर होगी। 10%, 15% और 20% की। अब पता है 10% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/10 होता है। ऐसे ही 15% का कितना होता है, 3/20 होता है। ठीक है, और ऐसे ही आपका 20% का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 10% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब 10 वाली चीज़ 1 की डिस्काउंट पर बेची जा रही है, तो कितनी बेची जा रही होगी, 10 वाली चीज़ 9 में बेची जा रही होगी। ऐसे ही 20 वाली चीज़ कितनी बेची जा रही होगी, 3 की डिस्काउंट पे यानी कि 17 में बेची जा रही है, और 5 वाली चीज़ 1 की डिस्काउंट पे यानी कि 4 में बेची जा रही है। यानी यदि वस्तु को MRP 10 × 20 200, 200 बन जाए 1000, 1000 है, तो डिस्काउंट के बाद में कितनी बेची जा रही है, 17 × 9 × 4, ये हो जाएगा आपका 612। यानी 1000 वाली चीज़ 612 में बेची जा रही है, तो कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे 388 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 388 का डिस्काउंट कितने में मिल रहा है, 1000 पे मिल रहा है। कितने % का बन जाएगा, 100 से गुणा कर दीजिए, 388 में 10 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 38.8 आ जाएगा। इन डिस्काउंट कितने % का दिया जा रहा है, तो यानी तीनों की जो छूट हैं वो किसी एकल छूट के बराबर है, 38.8 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है, 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10 वर्ष में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है। मतलब क्या है, अपने आप की 5 गुनी होने का कि ब्याज कितना मिल रहा होगा। देखिए यदि कोई राशि 1 थी तो 5 हो गई, तो ब्याज कितना मिला होगा उसको, 4 यूनिट ब्याज मिला होगा। कितने साल में मिला है, 10 साल में मिला है। अब पूछा है कितने या 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है साधारण ब्याज वाले केस में क्या होता है, समान समय में समान वृद्धि होती है ब्याज, यानी समान ब्याज मिलती है। ठीक है, समान समय में समान ब्याज मिलती है, यानी 10 वर्ष में यदि 4 यूनिट ब्याज मिल रही है तो 25 वर्ष में कितने यूनिट ब्याज मिलेगी, तो 25 वर्ष में कितनी यूनिट ब्याज मिलेगी, 10 का ही 2.5 गुना है, तो जो ब्याज है उसका भी 2.5 गुना कर दीजिए, यानी कि 10 यूनिट ब्याज मिल जाएगी। यानी यदि कोई राशि 1 थी तो उसमें 10 यूनिट ब्याज मिल जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 10 और 1 11 गुना वो राशि हो जाएगी। ठीक है, यही आपसे पूछा था कि 25 साल में कितनी राशि हो जाएगी, तो कितनी गुनी हो जाएगी, 11 गुना राशि हो जाएगी। देखिए ये क्या होता है, ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, ये आपका मिश्रण होता है। मूलधन प्लस ब्याज मिलकर मिश्रण बनाता है। ठीक, यदि कोई राशि 1 थी तो 25 साल में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, जिस पर कि 10 यूनिट ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है, जब 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज पर 8 महीनों के निवेश किया जाता है तो 8 महीने के अंदर ब्याज बताइए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणांतर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक है, मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 5500 है, दर क्या है 3%, समय कितना है 8 महीने।
चूँकि दर वार्षिक है तो समय को वर्ष में चेंज करना पड़ेगा 12 से भाग करके, महीने में 12 से भाग करेंगे तो साल में चेंज हो जाएगा। बटे में कितना आता है 100 आता है, 3 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। और 4 से कटेगा आपका 2 बार, 4 से 3 बार, 3 से 3 खत्म, 55 दूनी 110, कितना ब्याज मिल जाएगा 110 रुपये ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर 12,000 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाता है तो वर्षों में संचित ब्याज बताइए। संयोजित का मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। दर क्या है 5%, तो आपको पता होना चाहिए 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए 5% की दर से प्रभावी दर क्या बनती है, तो वो बनती है आपकी 10.25%। चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में क्या है, आपको प्रभावी दर पता होना चाहिए। निकालते कैसे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 5% दर है तो कैसे निकालेंगे, 5 + 5 और प्लस 5 × 5 बटे में 100, 5 और 5 10 हो जाएगा, 10.25 में 100 का भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy/100, ठीक है। यहाँ पे x और y दोनों सेम ही है, 5% है, फॉर्मूला में रख के आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। तो प्रभावी दर कितनी होगी 10.25%, यानी आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी वो किस दर से मिलेगी, 10.25% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी। तो आपका मूलधन कितना है 5500 है, सॉरी 1200 है, सॉरी 12,000 आपका क्या है मूलधन है, और दर कितनी बन जाएगी आपकी 10.25% बन जाएगी। बस आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, बटे में 100 और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 1 जीरो से 1 जीरो भी खत्म, 5 से कटेगा 2 बार 10, और 5 से ही कट जाएगा आपका 10, 205 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 12, 6 × 5 = 30, 1230 निकल के आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, ठीक है। तो कितने वर्ष में वो आपकी 9 गुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो ये तो आपको वर्ष दे रखा होता है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है तो कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि तरीका बताया था मैंने आपको कि ये संख्या यहाँ पर लिखी होती है, इस संख्या को इसके घात के रूप में लिखना होता है। तो इसी घात के 9 को हम 3 की घात के रूप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2, ठीक है। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। जो घात निकल के आती है उसका गुणा हम किस में करते हैं, समय में करते हैं। 3 दूनी 6, यानी कि राशि जो 9 गुनी हो रही है वो कितने साल में हो जाएगी, 6 साल में हो जाएगी। इसका शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, 2 व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 1,54,000 और 1,10,000 की राशि निवेश करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर बांटा जाता है और शेष हिस्से को यानी शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। ए को बी की तुलना में 2520 रुपये अधिक मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कुल लाभ जो है वो 100 यूनिट था, जिसमें से 40% यानी 40 यूनिट हिस्सा बराबर बट गया, बचा हुआ 60 हिस्सा को उनके अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा, ठीक है। जो 40 यूनिट हिस्सा बटा है बराबर, जब बराबर बटेगा तो उनके बीच लाभ में तो कोई अंतर आएगा नहीं। लाभ में अंतर किसकी वजह से आएगा, इस 60% की वजह से। ये जो 60% है वो किस अनुपात में बटेगा, उनके द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में बटेगा। तो ए ने किया है, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी, ए ने किया 1,54,000, इसने किया 1,10,000, ठीक है। तो इनका अनुपात क्या है, तो इनका अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 × 5 = 110 और 22 × 7 = 114, 7:5 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। तो ये 60% है वो किस अनुपात में बटेगा, 7 और 5 के अनुपात में बटेगा, ठीक है। तो बटने के बाद जो भी राशि होगी वो उसमें जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है आपको 2520। तो यहाँ पे हम अनुपातिक वैल्यू देखें तो अंतर कितने यूनिट का है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का अंतर है। 2 यूनिट का जो अंतर है वो एक्चुअल में किसके बराबर दे रखा है, आपको 2520 के बराबर दे रखा है। यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2520 के बराबर है, ठीक है। इनका कुल लाभ है कितना, तो 7 और 5 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये इसका क्या है 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 6 गुना करेंगे 6 दूनी 12, 15, 120 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एक्चुअल में किसके बराबर दे रखी है आपको, 60 यूनिट की वैल्यू थी। ये जो वैल्यू निकल के आई वो किसकी वैल्यू थी, वो 60 यूनिट की वैल्यू थी, क्योंकि कुल लाभ तो हमने 100 माना था, इसमें 60 यूनिट की वैल्यू आपकी ये निकल के आई 15, 120, ठीक है। हमें कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ कितना था हमारा 100 यूनिट, यानी यदि 60 यूनिट की वैल्यू 15, 120 है
तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 15, 120 में पहले 60 से भाग कर दीजिए, फिर 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से काटिए तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 252 में 100 से गुणा कर दीजिए 25 200, 25 200, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, कुल लाभ निकल के आएगा 25 200, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरीके से और तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 35 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है। यदि पहले 70 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 है और अंतिम 17 की कितनी है तो 286 है, 18वें टावर की ऊंचाई औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 35 जो टावर हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है 284, यानी सभी जो टावर हैं सभी की औसत ऊंचाई 284 दे रखी है, जिनमें से 17 की दे रखी है आपको 284 और बाकी के जो 17 हैं अंतिम 17 जो हैं उनकी दे रखी है आपको 286। 17 17 34 कुल कितने हैं 35, यानी एक बचा हुआ है 18 में, उसकी हमें आपसे पूछिए। तो देखिए यदि 17 टावर की सभी 35 टावरों की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 284 दे रखी है, पहले 17 की 284 दे रखी है, ठीक है। औसत ऊंचाई का मतलब क्या है, सभी की जो औसत ऊंचाई है वो 284 है, ठीक है, जिनमें 17 की कितनी है 284 और बाकी के 17 कितनी है 286 है। तो ये जो 284 दे रखी है पहले 17 की, इनकी मेन औसत ऊंचाई 284 से कितना अंतर है तो आप कहेंगे 0 का अंतर है। तो कुल योग में कितने का अंतर आएगा तो आप कहेंगे 0 गुणा हमें कितने से करना पड़ेगा 17 से, तो कुल मिलाकर डिफरेंस कितना आएगा, डेविएशन जो आएगा विचलन जो आएगा कितने का आएगा 0 का आएगा। ऐसे यदि हम इसकी बात करें तो इसकी मेन औसत से कितनी अधिक है ये, तो आप कहेंगे 2 यूनिट अधिक है। तो 17 पे इसका अंतर कितना आएगा 2 गुणा 17 यानी कि 34 यूनिट अधिक आएगा, ठीक है। कितना आएगा 34 यूनिट अधिक आएगा। तो जो औसत ऊंचाई 284 थी उससे कितना अधिक आया है, मतलब उसमें कितने का अंतर आया 34 यूनिट का अंतर आया। तो जो 18वां टावर होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये तो इसकी ऊंचाई ये जो 17वां टावर है इसकी ऊंचाई 284 ही होती तो पूरे औसत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो जो 18वां टावर होता वो भी 284 मीटर का ही होता, लेकिन जो ये 17वां ये जो लाइन है यानी ये जो 17 टावर हैं इनकी औसत ऊंचाई 286 दे रखी है, इसमें अंतर कितने का आया 34 यूनिट का अंतर आया। तो जो 18वां टावर होगा वो कितनी ऊंचाई का होगा, वो 284 का तो होना चाहिए था, लेकिन कितना अधिक है अंतर कितने का आया था हमें जहाँ पर 34 यूनिट अधिक का अंतर आया। तो जो 18वां टावर होगा वो कितना कम होगा 34 से कम होगा, तभी पूरे का जो बैलेंस बना रहेगा वो 284 ही बना रहेगा, ठीक है। चूँकि यहाँ पर अधिक है तो बैलेंस बना के रखना हमें 284 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा जो 34 अधिक आया निकल के यहाँ से वो हमें घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए 284 में 34 घटा देंगे कितना आएगा 250। तो जो 18वां टावर होगा वो कितनी ऊंचाई का होगा तो वो 250 मीटर ऊंचाई का होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इसकी ऊंचाई भी 284 दे रखी होती, बाई चांस इसकी ऊंचाई भी 17 जो शेष बाद के टावर हैं उनकी औसत ऊंचाई 284 दे रखी होती, तो 18वें टावर की औसत ऊंचाई कितनी होती तो इसकी 284 है, इसकी 284 है, यहाँ पे विचलन 0 है, यहाँ पे विचलन 0 होता है, तो इसकी औसत ऊंचाई 284 ही रहती, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ठीक है। समझ गए इस तरीके के सवालों को, इस तरीके से आप शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। देखिए इसी 35 की 284 है, 17 की 284 है, ये 17 की 286 है, कितने का अंतर आया इससे तो 2 यूनिट का अंतर आया। 17 पे कितने अंतर आएगा 34 यूनिट का अंतर आएगा। तो जो 18वां टावर होगा वो 284 से 34 यूनिट कम होगा, कितना हो जाएगा 250, ठीक है। इसको बिना पेन उठाए भी आप कर सकते थे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे देखिए 45 जो टावर है उनकी औसत ऊंचाई 274 है, इनमें से पहले 22 की 274 है, अंतिम 22 की भी 274 है, यानी कि जो विचलन है वो क्या है दोनों कंडीशन में क्या है 0 है। तो जब 23वां टावर होगा उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी, जब विचलन 0 से 23वां जो टावर होगा वो कितने यूनिट का ही होगा 274 का ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको 10 सेकंड मिनट लगेंगे इस तरह सवालों को करने में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ए एक कार्य को 98 दिनों में कर सकता है, बी से 147 दिनों में कर सकता है, सी से 196 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, फिर बी और सी, फिर सी और ए काम करते हैं, ये इस चक्कर को दोहराते हैं। तो कुल कार्य कितने दिनों में हो जाएगा देखिए, ए करता है आपका 98 दिन में, बी करता है 147 और सी करता है 196। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपको 588, ठीक है। टोटल काम मान लिया हमने 588 है, जिसको ए 98 दिन में करता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता होगा, 588 हमने 98 से भाग करेंगे 6 आएगा। ऐसे ही 147 से 588 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 196 से 588 में भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है।
तीनों का अलग काम निकल के आ गया एक दिन का, ठीक है। यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट और सी 3 यूनिट काम करता है। अब पहले दिन क्या होगा, पहले दिन ए काम करेगा, कितना काम कर देगा 6 यूनिट। दूसरे दिन क्या होगा, बी और सी काम करेंगे, तो 4 और 3 7 यूनिट काम कर देंगे। और तीसरे दिन सी और ए काम कर रहे हैं, तो 6 और 3 9 यूनिट काम कर देंगे। कुल मिला के 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 3 दिन में काम हो जाएगा आपका 9 7 16 6 22 यूनिट काम हो जाएगा 3 दिन में, ठीक है। ये चक्र आपका चलता रहेगा। तो हमें ये ढूंढना है कि 588 काम में कितने चक्र बन जाएंगे। तो हमें 22 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जब हम 588 में 22 से भाग करेंगे तो देखिए 22 दूनी 44, 14 बचेंगे, 22 एक 132, ठीक है। यानी कि 132 के बाद में कितना काम और बचेगा, तो 22 दूनी 44, 14 148, 148 में फिर हम 22 132 14 यूनिट काम और 16 यूनिट काम आपका और भी बच जाएगा। यानी 26 चक्र के बाद में 16 यूनिट काम आपका और बच जाएगा। 3 दिन में 22 काम हो रहा है, ठीक है। यानी एक चक्र आपका 22 काम के बराबर है, एक चक्र आपका 22 काम के बराबर हो रहा है। और आपका एक चक्र जो है, एक चक्र कितने दिन के बराबर है, ये आपका चक्र मान लीजिए, ये आपका दिन मान लीजिए, और ये आपका काम हो गया, ठीक है। तो एक चक्र 3 दिन के बराबर है, इसमें 22 यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसे कितने चक्र बन रहे हैं, आप कहेंगे 26 चक्र बन रहे हैं। तो कितने दिन लग जाएंगे, 26 से 78 दिन आपको पूरे लग जाएंगे। और काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका कितना था काम, 16 यूनिट काम बच जाएगा। इसका मतलब ये 572 काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना काम हो चुका है। अब काम कितना बचा है, 16 यूनिट काम भी आपका रह गया, जिसको कि अगले चक्कर में कौन करेगा, सबसे पहले ए आएगा जो कि 6 यूनिट काम करेगा। फिर कौन आएगा, फिर आपका बी और सी आएंगे जो कि 7 यूनिट काम करेंगे। और फिर कौन आएगा लास्ट में, फिर आपका लास्ट में सी और ए आएंगे जो कि एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो देखिए 72 और 6 78 और 7 85, कितना काम और बच गया, 3 यूनिट काम बच गया, जिसको कौन करेगा, बी और ए और सी मिलेंगे जो कि एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 3/9, यानी कि 1/3 दिन उनको और लग जाएगा। यानी एक दिन आपका यहाँ लगेगा, एक दिन आपका यहाँ लगेगा, और यहाँ पे 1/3 दिन आपको और लग जाएगा 3 यूनिट काम करने में। कुल मिला काम कितना हो गया, तो ये काम हो जाएगा आपका 588। और दिन कितने लग जाएंगे आपको, 78 79 80 सही 1/3 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल हैं वो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं सवालों करने का। तो 588 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 80 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। इसी टाइप के जो एक दो सवाल हैं वो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए हैं, आप वहाँ जाकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बी की तुलना में ए 3 गुना तेजी से कार्य करता है और बी अकेले 252 दिनों में ए कार्य को पूरा कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी की बात करें हम, तो जो बी की तुलना में ए 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, यदि हम क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी की, तो ए 3 गुना तेजी से काम करता है। यानी बी यदि 1 यूनिट काम करता हो एक दिन में, तो ए कितना करता होगा, 3 यूनिट काम करता होगा, ठीक है, क्योंकि ए 3 गुना तेजी से काम करता है। अब बी अकेला 252 दिन में एक कार्य को पूरा कर देता है, यानी 252 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है। इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा, कुल काम कितना होगा, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और पूरा काम 252 दिन में खत्म कर रहा है। तो इसका मतलब कुल काम कितना होगा, 252 यूनिट ही काम होगा। अब कह रहे हैं जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, कुल काम कितना है 252 यूनिट, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट काम करते हैं। तो 252 यूनिट करने में कितना समय लगेगा, तो 252/4, 4 से काटिए, 4 से 24, 4 3 12, यानी 63 दिन का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 किलोमीटर दूरी तय करता है। यात्रा के लिए औसत गति बताइए। देखिए औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। कुल दूरी कितनी है, तो 20 किलोमीटर यहाँ चला था और 120 यहाँ चला है, 350 यहाँ चला है। तो 20 और 120 140 और 350 490, ठीक है। कुल दूरी होगी 490। कुल समय कितना लगा है, तो 20 किलोमीटर दूरी चलने में 5 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब 20 किलोमीटर दूरी किस स्पीड से चलिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो समय कितना लगेगा, समय लग जाएगा 20/5 कर दीजिए, 4 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन में इसको 4 घंटे का समय लग रहा है और 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना समय लग रहेगा,
120/40 यानी कि 3 घंटे का समय लग जाएगा। और 350 किलोमीटर दूरी को 50 की स्पीड से तय कर रहा है। 350 की दूरी को 50 की स्पीड से तय करना कितना समय लगेगा? 7 घंटे। यानी पहले 4 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 7 घंटे। कुल मिला के समय लग गया वो 7 और 3 10 4 14 घंटे का समय लग गया। कुल दूरी कितनी थी? 490 और समय लग रहा है 14 घंटे का। सॉल्व करिए। 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 70 बार, 2 से काटिए 35 बार। यानी उसकी जो औसत गति है वो कितनी है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 750 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो लंबाई बताइए सुरंग की। देखिए पहले तो जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, बाकी की चीज़ दे रखी है मीटर पर और सेकंड में। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें पहले। तो जो स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दे रखी है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करके। कितना आ जाएगा आपका? ये 25, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड आपकी उसकी गति आ जाएगी। ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी क्या आ जाएगी? गति आ जाएगी। अब देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, तो उसको कितनी दूरी चलनी पड़ती है? तो दूरी चलनी पड़ती है उसे अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। ठीक है, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2। कुल दूरी कितनी चलनी पड़ी? L1 प्लस L2 चलनी पड़ी। ठीक है, सुरंग वाले केस में। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी चलेगी वो? तो ट्रेन की लंबाई है 750 और सुरंग की लंबाई मान लेते हैं x। तो कुल दूरी हो जाएगी 750 प्लस के x मीटर। क्लियर? समय दे रखा है 59 सेकंड और चाल दे रखी है आपको 25 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। 4 गुणा समय। ठीक है, चाल कितनी है? 25 मीटर प्रति सेकंड और दूरी है आपकी 750 प्लस के x। 4 है 25 मीटर प्रति सेकंड, समय दे रखा है 59 सेकंड। सॉल्व कर लीजिए। 25 में 225 हासिल के 22, 25 पंजे 125 और 147 बराबर 750 प्लस के x। x बराबर हो जाएगा 1475 माइनस के 750। ठीक है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 725। देखिए ये आपका दंडारेख दे रखा है, इसमें आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं। सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की कुछ संख्या याद कीजिए। देखिए यहाँ पे जो दे रखा है ये वाला, इसमें दे रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन 5 डिफरेंट सेक्टर। संख्या दे रखी है जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने कितने काम कर रहे हैं, कितने सेक्टर में। सेक्टर है आपके P, Q, R, S और T, 5 सेक्टर दे रखे हैं। इसमें कितने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आपको दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो सेक्टर हैं इनमें कितने मेल और फीमेल है उनका रेशियो दे रखा है आपको नीचे वाले ग्राफ में। ठीक है, नीचे वाली टेबल में। क्लियर? तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन में बोला था कि सेक्टर क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू से पुरुष कितने हैं और सेक्टर एस से महिलाएं कितनी हैं, इसकी हमें संख्या निकालनी है। देखिए सेक्टर क्यू में कुल जनसंख्या कितनी है? 850। कुल कितनी है? 850 है। ठीक है, 850। अब सेक्टर क्यू में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 11 और 6 का है। यानी कुल यूनिट कितने हो गए? 11 और 6 17। यानी आपको 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 850। हमें चाहिए क्या? पुरुष चाहिए। पुरुष कितने हमारे? 11। 11 की वैल्यू कितनी होगी? 17 की वैल्यू 850 है तो एक यहाँ से 17 पंजे 50 यानी 50 मिल जाएगी। तो 11 की हो जाएगी 550 हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए इतना। तो 17 की वैल्यू 850 है तो 11 कितनी होगी? 17 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा, 50 गुणा 11 करेंगे तो 550 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक्टर क्यू में पुरुष कितने हो गए? 550 हो गए। अब हमें निकालना है सेक्टर एस में महिलाओं की संख्या। सेक्टर एस में कुल जनसंख्या कितनी है? 900। ठीक है, और सेक्टर एस कहाँ है हमारा? ये सेक्टर एस में पुरुष और महिला कितनी है? 4 और 5 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 है। हमें चाहिए महिलाएं। महिलाएं कितनी दे रखी है आपकी? फीमेल दे रखी है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 9 की 900, 5 की कितनी जाएगी? 500। यानी सेक्टर एस में पुरुष कितने हैं? 550। महिलाएं कितनी है इसमें? एस में महिलाएं कितनी है? तो 500 हैं। दोनों का क्या चाहिए था? हमें योग चाहिए था, कुल संख्या चाहिए थी। दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1050। 1050। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर? चलिए इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन हो रहा है एक, वो भी देखिए। सेक्टर टी से पुरुषों की संख्या और सेक्टर आर से महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात बताइए।
सेक्टर टी से पुरुष, सेक्टर टी में पुरुष कितने हैं, तो सेक्टर टी में कुल जनसंख्या है 1250, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है टी में 17 और 25, यार 25 यूनिट की वैल्यू 1250 है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। और हमें चाहिए क्या, टी में चाहिए हमें पुरुष, टी में पुरुष कितने हैं 70 यूनिट, 25 की वैल्यू 125 है, 70 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 25 से इसका भाग करेंगे 50 बढ़ जाएगा, और 50 का गुणा किस में करेंगे 17 में, 17 बन जाए 85 यानी 850 हो जाएगा। अब बात आती है सेक्टर आर की, सेक्टर आर में महिलाएं कितनी है, सेक्टर आर में कुल जनसंख्या है आपकी 1000, सेक्टर आर में कुल जनसंख्या है आपकी 1000, और सेक्टर आर में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है 3 और 4 7 10, यानी कुल मिला के 10 यूनिट की वैल्यू 1000 है। पूछा क्या था हमसे, महिलाएं पूछी थी, महिलाएं कितनी सेक्टर आर में, तो 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 700 हो जाएगी, 10 की वैल्यू कितना है 7 की वैल्यू 700 हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो पुरुष कितने थे 850, महिलाएं कितनी है 700, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, तो 850 और 700 का रेशियो निकालिए, 0 से 0 खत्म, और 7 से कटेगा 10 बार, और 7 से कटेगा 5 से कटेगा 14 बार, 5 से कट जाएगा आपका 17 बार, 17 रेशियो 14 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है पर आपका आसान है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक वलय के वृत्तखंड का अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 135 डिग्री, उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई वृत्त है, इसका एक वृत्तखंड दे रखा है इस टाइप का, ठीक है, जिसका केंद्रीय कोण कितना है 135 डिग्री है, ठीक है। ऐसे कोण गलत बन गया, 135 डिग्री का थोड़ा बड़ा बनेगा, चलिए कोई दिक्कत, समझने के लिए समझ लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। ये वाला कोण है मान लीजिए 135 डिग्री का है, अब इसका अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या होती है, जो कि आपको दे रखी है 21 की। पूछा क्या है, इसका परिमिति पूछा है, यानी कि इसकी परिमाप पूछी, इसकी परिमाप क्या होगी, एक तो ये होगी परिमाप में ये वाला हिस्सा, और ये दोनों हिस्सा होगा, जो कि आपकी 21 के तो ये होगी, और ये हमें और निकालनी है। तो परिमाप किसके बराबर, परिमिति किसके बराबर होगी, तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है इसका, परिमाप बराबर 2πr थीटा अपॉन में 360 प्लस के 2r, ठीक है, 2πr थीटा अपॉन में 360 प्लस के 2r, वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 21 है, और थीटा कितना है 135 है, बटे में कितना जाएगा 360 प्लस के 2r का मतलब 2 गुणा 21। इसको सॉल्व करिए, 7 से कटेगा 3 बार, ठीक है, 15 से कटेगा 15 में 135, और 15 से कट जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, ठीक है। और देखिए और किससे कटेगा आपका, 3 से काटिए 8 बार, 2 से काटिए 4 बार, फिर 2 से काटिए 2 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा आपका 11 बार, 11 नंबर 99/2, 99/2 यहाँ से मिल जाएगा, 21 दूनी 42 आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी 49.5 तो ये हो गया, प्लस 42 ये हो गया, कितना हो जाएगा आपका ये 91.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 168 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 3/4 भुजा का वर्ग। तो भुजा यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको 168 दे रखी है, 168 गुणा 168, ठीक है। 2 से काटिए 2 बार, 2 से कट जाएगा आपका ये 84 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 84 बार, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 84 का वर्ग कितना होता है 70 56 अंडर रूट में 3। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक टोकरी में 5 सेब हैं, 6 संतरे हैं, 4 नींबू हैं। अगर उन टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे हैं और 1 नींबू है। 2 संतरे होने चाहिए, 1 नींबू होने चाहिए। टोटल संभावना कितनी है, टोटल संभावना आपकी मतलब टोटल जो होती है वो आपके नीचे आती है। तो कितनी है 5 और 6 11 और 4 15, 15 सी, 15 में से कितने निकाल रहे हैं हम 3 फलों को निकाल रहे हैं, 15 सी 3 आपका नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या क्या आएगा, तो देखिए क्या क्या निकला है, संतरे निकले हैं। संतरे कितने हैं टोटल 6 संतरों में से कितने निकालने हैं हमें 2 संतरे निकालने हैं, 2 आ जाएगा गुणा। और क्या निकालना है नींबू, टोटल नींबू कितने हैं 4 में से हम कितना निकाल रहे हैं 1 नींबू,
एक यहाँ आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका प्रायिकता का। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6C2 का मतलब क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल यानी 6 फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल गुणा n माइनस के r यानी 6 माइनस के 2 यानी 4 फैक्टोरियल। 4C1 का मतलब क्या है, तो ये ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल गुणा 4 माइनस के 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। अंदर नीचे हो जाएगा आपका ये 15 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 15 माइनस के 3 यानी कि 12 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए ये लिखा हुआ है आपका 6 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 4 फैक्टोरियल, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 12 फैक्टोरियल। इसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। जैसे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 12 से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा। आगे सॉल्व करिए इसको। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 6 पंजे 30, ऊपर हो जाएगा 30 बटे में 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 2 गुणा 1 यानी कि 2 ही होगी, गुणा 4 फैक्टोरियल बटे में 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही रहती है। नीचे हो जाएगा आपका 15 गुणा 14 गुणा 13 और 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 3 दूनी 6 होती है। इसको आगे सॉल्व करिए तो 2 से कट जाएगा 2 बार, 30 दूनी 60, ऊपर बचेगा 60 और नीचे बचेगा आपका 6 से काटिए, 3 से काटिए 2 बार और 3 से कटेगा 5 बार, 2 से काटिए 7 बार। ठीक है, नीचे बचेगा आपका 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, 5 से काट दीजिए 12 बार, 12 बट्टे में 70 13 7 91, 12 बट्टे 91 आपकी क्या बन जाएगी, प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। कथन कह रहा है सभी नदियाँ झीलें हैं, सभी नदियाँ क्या हैं, झील हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कुछ झीलें धाराएं, कुछ झील क्या है, धाराएं। फिर क्या, कोई धारा समुद्र नहीं है, कोई धारा क्या है, समुद्र नहीं है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ नदियाँ धारा हैं, कुछ नदियाँ धारा हैं, तो बिल्कुल नहीं है। कोई नदी समुद्र नहीं है, कोई नदी समुद्र नहीं है। तो देखिए ये कथन सही हो सकता था, लेकिन नदी और समुद्र के बीच में यहाँ पे कोई संबंध नहीं दर्शाया है। ठीक है, तो नेगेटिव वाली चीज़ हम नहीं दे सकते, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। लेकिन दोनों निष्कर्ष हमारे नहीं निकल रहे हैं। जब दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है, सी किस में दे रखा है आपको, ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इनको फिट करके देखना इसमें कौन सा सही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको दे रखा है दर्पण प्रतिबिंब बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब इसका बनेगा इस तरीके से और ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम किस में दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि अगले शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरा होगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, देखिए सबसे पहले जी और ए दोनों में सब में सेम है, तो ये तो किसी काम के नहीं। फिर आएगा तीसरे नंबर पे, यहाँ पे एन है, यहाँ डी है, यहाँ एन है और यहाँ पे आर है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इसमें डी आएगा, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। फिर डी के बाद क्या आएगा आपका एन, ये दूसरे पे हो जाएगा और ये भी दूसरे पे हो जाएगा और ये आपका तीसरे पे चौथे पे हो जाएगा। अब इन दोनों में पहले कौन आएगा वो देखिए, एन के बाद में यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ पे आई रह गया था, ये आई है और यहाँ पे क्या एन है, तो एन से पहले आई आता है, इसका मतलब ये तीसरे पे हो जाएगा और गलत हो गया, ये दूसरे पे हो जाएगा और ये आपका तीसरे पे हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर, पहले डी आता है तो डी पहले पे हो गया, डी के बाद में आई आता है तो ये आपका दूसरे पे हो जाएगा, वही यहाँ पे एन आएगा, ये तीसरे पे, वही आपका आर चौथे पे हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपको दे रखी है सीरीज, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्या है, जब पहले ही क्वेश्चन मार्क दे रखा तो आप इधर से शुरू कर दीजिए। तो देखिए आई है, आई के बाद में क्या है, टी है, टी के बाद में क्या है, ई है, ई के बाद में क्या है, पी है, पी से पहले क्या होगा, देखिए पी और ई के बीच में कितने अंतर है, 9 का। पी और ई के बीच में कितने का अंतर है, तो 11 का अंतर है। ठीक है, यानी और ई से टी के बीच में कितने का अंतर है, ई से टी के बीच में
देखिए पी का नंबर होता है 16, 16 में से जब 11 घटाएंगे तो हमें ई मिलेगा, और ई में से हम 11 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। इसका मतलब जब हमें पहले पे पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी में हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। पी में 11 जोड़ेंगे कितना है, 27। 27 नंबर किसका होता है, ए का होता है, यानी पहला जो लेटर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा, और ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये आपको सीरीज दे रखी है, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिले हैं, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। सिंपल क्वेश्चन है, आप करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CDEWVU और GHI क्वेश्चन मार्क, क्या रिलेशन बना है इसमें, क्या लॉजिक है। देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, सी से अगला क्या आता है, डी आता है। C+1 करेंगे, C+1 तो क्या आएगा, डी। डी का अपोजिट क्या होता है, W। ऐसे D+1 करेंगे क्या आएगा, E। E का अपोजिट क्या आता है, V। ऐसे ही E+1 करेंगे तो क्या आएगा, F। F का अपोजिट क्या आता है, U। ठीक है, यानी +1 किया है उसका अपोजिट किया है। तो G में +1 करेंगे तो कितना आएगा, H। H का अपोजिट क्या होता है, S आता है, क्या आएगा, S। ठीक है, पहला नंबर आएगा S, और फिर H में 1 करेंगे तो I। I का अपोजिट क्या होता है, R। ठीक है, I में 1 करेंगे तो J का अपोजिट क्या आता है, Q। SRQ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखिए सी में भी दे रखा है सेम चीज़, बी में भी दे रखी है, बस कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अंतर है। शुरू के दोनों लेटर कैपिटल है तो यहाँ पे भी शुरू के दोनों लेटर कैपिटल आएंगे, जो कि आपको बी ऑप्शन में ही दे रखे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है और हमने मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर चला दिया। ऊपर जो होता है उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम होती है। ठीक है, मान लीजिए 2 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है, इधर मुड़ा दिया 2 किलोमीटर दाएं, और 6 किलोमीटर चलता है। ये 6 किलोमीटर चल गया, ये 2 किलोमीटर चल गया। फिर वो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 7 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह उत्तर दिशा की ओर अब मुड़े। ये दिशा कौन सी होनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमने शुरू में उत्तर चलाया तो ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण होगी। एक क्वेश्चन वाले के हिसाब से क्या है, उत्तर है, यानी हमारे जस्ट अपोजिट दिशा हो रही है। हमारे हिसाब से दक्षिण होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये उत्तर है, यानी हमारा बिल्कुल अपोजिट आंसर बता रहा है। तो वो कह रहा है कि पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में चलाता, हमारे हिसाब से चलाता है ये उत्तर दिशा में, लेकिन जब क्वेश्चन में ही इसने दिशा को चेंज कर दिया तो ये दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी, हमारी दिशा हो जाएगी दक्षिण। ठीक है, जब ये दिशा उत्तर हो जाएगी तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, फिर दक्षिण हो जाएगी। यानी जब शुरू में चलाता 2 किलोमीटर को कौन सी दिशा में चलाता है, तो दक्षिण दिशा में चलाता, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन में बोला कि ये चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट, ये मुंबई में विभिन्न ब्रांडों की वॉशिंग मशीन की बिक्री को दर्शाता है, और टोटल मशीन कितनी बिक्री हुई है, तो 85,000 की बिक्री हुई है। अब क्वेश्चन में बोला कि ब्रांड एन और ब्रांड क्यू दोनों की मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या कितनी है। ब्रांड एन कितना है, एन है आपका 30%, एन है आपका 30%, और क्यू कितना है, क्यू है आपका 10%। एन कुल मिलाकर कितना परसेंट बिका है, 40%। तो 85,000 का 40% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 34,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34,000, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही 37 देखिए, ब्रांड एम और ब्रांड पी की बेची गई मशीनों की संख्या के बीच अंतर बताइए। एम और पी, एम कितना है 25 है, पी कितना है 20%, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5% का अंतर है। 5% निकाल दीजिए, 85,000 का 5% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 25, 40, तो 42, 4,250। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क वाला। कथन कह रहा है क्या सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध होना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या कह रहा है, हाँ इससे दूसरे लोगों को आदत बनाने के लिए प्रभावित करने की संभावना कम हो जाती है, और दूसरा है नहीं वे निश्चेष्ट लोगों से आज़ादी छीन लेते हैं। देखिए जब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं तो एक तरह से संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या उसको अपनाने की आदत से, यानी दूसरों लोगों को देखेंगे तो लोग अपनाने की कोशिश करेंगे, नहीं देखेंगे तो नहीं कोशिश करेंगे। इसका मतलब पहला तर्क आपका क्या है, एकदम सही है, दूसरा तर्क आपका क्या है, गलत है। यानी पहला तर्क मजबूत है, पहला तर्क के किस में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए किस में दे रखा है, डी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष का अगला क्वेश्चन देखिए। कथन कह रहा है कि सच तो यह है कि हम भारतीयों के अधिक नियम और कानून होते हैं, हमें एक छोटे व्यवसाय को शुरू करने में 90 दिन लगते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया लोगों को 2 दिन लगते हैं।
निष्कर्ष क्या कह रहा है, भारत सरकार ने एक समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अपना कार्य 2 दिनों में पूरा करवाने के लिए अपने अधिकारियों को निष्पत्ति देता है, रिश्वत की कोई बात नहीं हुई इस कथन में, तो ये भी हमारा कथन निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हैं, गलत हैं, तो दोनों ही गलत हैं। तो डी ऑप्शन सही होता है। डी किस में दे रखा है आपको, ए में दे रखा है, ठीक है। और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपके लिए ही है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कराया है। तो ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, उम्मीद है आप सीख गए होंगे अब तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।